घटना चक्र, आय दृष्टि के जो करंट अफेयर हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और आज से क्या है कि आर के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 2 प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक जीएस पेपर फर्स्ट का और दूसरा जो है हिंदी। 2 प्रैक्टिस सेट जो है आज से आपको सॉल्व कराए जाएंगे, तो उसे भी आप लोग सॉल्व करिए। उसके साथ साथ इधर आपके जनवरी से लेकर के अब तक 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो जीएस के हों या फिर करंट अफेयर के, उन सारे क्वेश्चंस को जो वन लाइनर जो सूक्ष्म दृष्टि की आती है घटना चक्र की, उसके थ्रू जो है उसको भी कराया जाएगा, जिससे कि जो क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं जो भी एग्ज़ाम में, उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें जो है करंट अफेयर के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन जो है कैसे हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन 12 से लेकर के 14 सितंबर के बीच नई दिल्ली में कराया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 या बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन कराया गया था। हाल ही में बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति में E3 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध है इंजीनियरिंग से। ऑप्शन डी हो जाएगा, इंजीनियरिंग से। हाल ही में किसने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया है? अश्विनी वैष्णव द्वारा इसे रवाना किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 1 सितंबर 2024 को बीईएमएल बेंगलुरु रेल परिसर में, याद रखिएगा बेंगलुरु रेल परिसर में, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को हरी झंडी दिखाई गई थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब किया है? 16 सितंबर 2024 को इनके द्वारा गुजरात के भुंज से लेकर के अहमदाबाद के बीच देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक यह चलेगा? भुंज से लेकर के अहमदाबाद के बीच यह चलेगा, ठीक है। और यह भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। नेचर पत्रिका के रिसर्च के अनुसार भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि इसे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, न कि 2015 को। 2015 नहीं, 2014 है, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में 23 विधि आयोग के गठन को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। इस आयोग की अवधि जो है कब से कब तक रहेगी? इसकी अवधि जो है 1 सितंबर 2024 से शुरू होकर के 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। और इसकी अगर हम बात करें, इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन अंशकालिक भी सदस्य होंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कितने वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी? यह लागू किया जाएगा 3 वर्ष में। 3 वर्ष में लागू किया जाएगा। 24-25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 3 वर्ष में। डिजिटल कृषि मिशन के अनुसार 3 वर्षों के दौरान कितने किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यह निर्धारित किया गया है 11 करोड़ किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2817 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि 1940 करोड़ रुपए का हिस्सा जो है यह डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए कितने जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा? यह किया जाएगा 400 जिलों में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार
केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू किया जाएगा। ठीक है, और इस वित्त वर्ष डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 400 जिलों में 2024 में निम्नलिखित में से किस अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी नहीं दी गई है? यह जो है गौतम बुद्ध नगर में मंजूरी नहीं दी गई। बाकी मोरगांव, सारंद और धोलेरा, इन 3 जगहों पर अर्धचालक जो सेमी कंडक्टर है इनकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए सारंद है, मोरीगांव है, धोलेरा है, यहाँ पर जो है सेमी कंडक्टर जो अर्धचालक है की स्थापना को मंजूरी दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में अभी इसकी स्थापना को मंजूरी नहीं मिली है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? इसका अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रपति ने किया था। किसके सहयोग से? वहाँ पे उस समय जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थे। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं वो, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ था 1 सितंबर 2024 को। 1 सितंबर 2024 को। निम्नलिखित में से क्या हाल ही में अनावरित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में शामिल नहीं है? अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन, संविधान के खुले पन्ने, डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र। देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र नहीं है, बाकी अशोक चक्र, संविधान के खुले पन्ने और सर्वोच्च न्यायालय भवन, इन तीनों को जो है चित्रित किया गया है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधावन पतन का शिलान्यास किया है। यह किस राज्य में है? वधावन पोर्ट जो है यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, और यह जो है महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वधावन बंदरगाह परियोजना के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका बनने के बाद जो है यह एशिया का शायद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत किए गए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। कितने औद्योगिक शहर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP भारत का सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। 28 अगस्त 2024 को इसके अंतर्गत केंद्र ने 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और इन नए स्वीकृत औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 शहर कौन कौन है? आगरा और प्रयागराज भी याद रखिएगा। ठीक, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह किस तिथि से प्रभावी होगा? इसे जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। जो एकीकृत पेंशन योजना है इसको 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन योजना है तो न्यूनतम कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। कम से कम जो है 10 वर्ष सेवा में होना चाहिए। अगर 10 वर्ष सेवा में है तब उसके बाद जो है पेंशन के पात्र होंगे। अगर 10 वर्ष तक वह सेवा नहीं किए हैं तो वह पेंशन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित NPS वात्सल योजना के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इस योजना को लॉन्च किया। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 का योगदान करना होगा। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? दिल्ली से। ठीक है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में समग्र श्रेणी में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? समग्र रैंकिंग में IIT मद्रास जो है पहले नंबर पे है। IIT मद्रास पहले नंबर पे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया। इसके अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की गई, जिसमें लगातार छठे वर्ष 19 से लेकर के 24 तक पहले स्थान पे जो प्राप्त हुआ है वो IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ, लगातार छठे वर्ष। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद अर्थात GEP सूचकांक लॉन्च किया है। और इसके जरिए
उत्तराखंड यह पता लगाएगा कि यह पर्यावरण से क्या सेवाएं लेता है और इसके बदले में पर्यावरण को क्या वापस करता है। ठीक है। हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यह जो है सुमेन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग ने जुलाई में अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक जारी किया और इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्य की संयुक्त रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे जो है वह केरल और उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड। ठीक है, अर्थात डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग ने साल 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में उत्तराखंड और केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा डी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। इसी दिन जो है 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके कारण जो है इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। भारत सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है? हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की बात की गई। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था। हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाने की बात की गई है और ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। हाल ही में वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। इसके आयोजन की अगर हम बात करें, इंडिया AI शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था और इसका आयोजन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं बल्कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था, न कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम युद्ध पर ऐतिहासिक प्रस्ताव की जो आंतरिक घोषणा है जारी किया गया और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के जो 193 देश हैं इन सभी ने समर्थन दिया था। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दूरसंचार अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? इसे जो है 24 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी गई थी। दूरसंचार अधिनियम 2023 को दिसंबर 2023 में पारित किया गया था और 24 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और उसी दिन से इसे क्या किया गया था? आधिकारिक जो राजपत्र में है प्रकाशित किया गया और यह लागू हो गया। 26 जून 2024 को 25 जुलाई 2024 को यह लागू कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत में प्रति व्यक्ति कितने सिम कार्ड खरीद सकते हैं? एक व्यक्ति जो है अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है, अधिकतम 9 सिम कार्ड। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, असम हो गया, पूर्वोत्तर लाइसेंस, जैसे कुछ इलाकों में यह सीमा जो है कितने तक है? 6 तक। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर, असम हो गया और उत्तर पूर्व के अन्य जो कुछ राज्य हैं वहाँ पे यह प्रावधान किया गया कि वहाँ की जो नागरिक हैं वह अधिकतम 6 सिम खरीद सकते हैं। ठीक है, बाकी 9 सिम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नरेंद्र मोदी हैं। पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कुलाधिपति की अगर हम बात करें तो यहाँ के अरविंद पनगड़िया जो हैं यह कुलाधिपति हैं, न कि नरेंद्र मोदी। डी गलत हो जाएगा। हाल ही में स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यह भुंज में है, गुजरात के भुंज जिले में स्थित है, जो 2001 में भूकंप आया था। 2001 में जो भूकंप आया था इसकी स्मृति में जो वहाँ पे व्यापक जनधन की हानि हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, भुंज कच्छ जिले में गुजरात भारत में भुंजिया हिल में स्थित है और हाल ही में स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे यह अवार्ड दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
ग्रेट निकोबार द्वीप की सैम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया, और इस बार आम चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत। ग्रेट निकोबार की जो सैम्पेन जनजाति है इसने पहली बार मतदान किया था, आपका सही है, लेकिन पुरुष मतदाताओं का जो प्रतिशत वो ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में, ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में सबसे अधिक मतों से जीतने वाली प्रत्याशी कौन है? वो है रकीबुल हुसैन। रकीबुल हुसैन है, और यह असम में कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने लोकसभा चुनाव में 2024 में सबसे अधिक अंतर से जो है विजयी हुई हैं, ठीक है। और यह जो है कांग्रेस की टिकट पर असम के धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव में उतरी थी, और यह जो है इतने सीटों के कह सकते हैं कि अंतर से विजयी हुई थी। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं। इनका निर्वाचन प्रयागराज के फूलपुर सीट से हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। इनका जो निर्वाचन है प्रयागराज के फूलपुर सीट से नहीं, कौशाम्बी जो सीट है वहाँ से हुआ था, ठीक है। 18वीं लोकसभा की सबसे युवा महिला सांसद कौन है? यह प्रिया सरोज है। प्रिया सरोज है, इनकी उम्र जो 25 वर्ष है, और यह जो है सबसे कम उम्र की महिला सांसद है। और यह जो है कहाँ की सांसद है? इनकी अगर हम बात करें तो यह जो सबसे कम उम्र की महिला समाजवादी पार्टी से यह चुनाव जीती थी, और यह जो है उत्तर प्रदेश के मछली शहर जो है यहाँ से सांसद है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी को छोड़ करके कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ करके कुल मंत्रियों ने जो शपथ ली थी 71, ठीक है, 71 ने शपथ ली थी, जिसमें से 7 महिलाएं हैं, ये भी याद रखिएगा, इसमें से 7 जो है महिलाएं हैं। निम्नलिखित में खेलों व उनके आयोजन की तिथि के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। ICC T20 विश्व कप पुरुष 1 जून से 29 जून 2024, इंडियन प्रीमियम लीग IPL पुरुष 29 मार्च से 26 मई 2024, वुमेन प्रीमियम लीग 23 फरवरी से 17 मार्च, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 17 अगस्त 2024, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 यह 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। 2024 में अरुणाचल प्रदेश के कुल 60 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया था। प्रेम सिंह तमांग अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वह पेमा खांडू बने हैं, न कि प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, पेमा खांडू। पहला सही, दूसरा गलत। हाल ही में 4 राज्यों में आयोजित विधानसभा चुनाव के पश्चात बने नए मुख्यमंत्रियों के गलत जोड़े का चयन कीजिए। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, उड़ीसा के नवीन पटनायक नहीं, लंबे समय के बाद लगभग 25 से 30 वर्ष बाद जो है नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं निर्वाचित हुए हैं, और अभी वर्तमान समय में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वह बीजेपी के मोहन चरण मांझी हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह योजना विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य युवाओं में नौकरी प्रदाता दृष्टिकोण तैयार करना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में भारत रत्न सम्मान प्राप्त कर्पूरी ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार राज्य से संबंधित है, और यह भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं, और इन्हें शिक्षित राजनीति के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, भारत रत्न। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया था? जो जस्टिस M फातिमा बीबी हैं इनको सम्मानित नहीं किया गया था, ठीक है। बाकी M वेंकैया नायडू, वैजयंती माला और बिंदेश्वर पाठक इनको जो है 2024 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक। फातिमा बीबी इसमें शामिल नहीं है। फातिमा बीबी की अगर हम बात करें तो इन्हें 2024 में पद्म विभूषण जो मिला है वह मरणोपरांत नहीं, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। फातिमा बीबी को मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक, पद्म भूषण से। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया था? लक्षद्वीप में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 84.16% मतदान हुआ था, और सबसे कम अगर पूछ ले तो बिहार में हुआ था 56.19%, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया अरुणाचल प्रदेश में। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना का जो निर्माण है अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
और ये भी याद रखिएगा कि इस परियोजना का जो निर्माण है दिबांग नदी पर किया गया है, ठीक। और इसके तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा निर्माण के बाद, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट के वर्तक द्वारा बनाया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, न कि रक्षा मंत्री द्वारा, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तक जो परियोजना है, वर्तक परियोजना के अंतर्गत किया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो है लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यह सुरंग असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तांग से जोड़ने वाला सड़क बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यह असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तांग से जोड़ेगा, ठीक। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा ब्रांगशा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। कहाँ पे है? यह है लद्दाख में। लद्दाख में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लद्दाख के ब्रांगशा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक। और इसका जो निर्माण किया गया श्योक नदी पर किया गया, ठीक, ये भी याद रखिएगा। श्योक नदी पर इसका निर्माण किया गया, ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की चांदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को सौर की प्रतिमूर्ति नाम दिया गया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो है चांदी की प्रतिमा नहीं है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, यह कांसे की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया, न कि चांदी की, ठीक। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? यह जो है आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए। देखिए इसे नाम दिया गया 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांसे की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 125 फीट है। और यह जो है 81 फीट ऊंचे एक मंच, जो प्लेट है, मतलब प्लेटफॉर्म है, उस पर स्थापित किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। छत पर कर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक वर्ष 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही, दूसरा गलत। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, और इसके अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया है कि देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 300 यूनिट प्रत्येक महीने जो है 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे, और अधिशेष जो बिजली है उसे बेच सकेंगे। उसे बेचने के बाद इन्हें पैसे की प्राप्ति भी होगी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का संबंध किससे है? बोइंग सुकन्या, इसका संबंध जो है स्टीम क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका से है, ठीक। स्टीम क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ठीक है, भारतीय विमानन क्षेत्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? अनुच्छेद 19 का 19 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय ने एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसमें यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट ए के तहत मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। अनुच्छेद 19 ए सब क्लॉज ए के तहत, ठीक, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए के तहत। 19 में भी अगर यह पूछ ले कि अनुच्छेद 19 के किसके अंतर्गत कहा गया है, दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए के तहत। चुनावी बांड योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 2018 में की गई थी, 2 जनवरी 2018 को, ठीक। और इसके अंदर यह प्रावधान किया गया था कि आरबीआई की कोई शाखा जो है चुनावी बांड योजना को जारी कर सकती है, ठीक है। इसमें प्रावधान ये था कि जो एसबीआई है और एसबीआई की कोई शाखा ही बस चुनावी बांड योजना को ये भुनाने का कार्य बस इसमें ही किया जा सकता है, अन्य किसी बैंक में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 2 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। चुनावी बांड के माध्यम से चंदा देने वाली कंपनी में शीर्ष स्थान पर कौन था? शीर्ष स्थान पर जो फ्यूचर गेमिंग है यह कंपनी थी, ठीक है, फ्यूचर गेमिंग, ऑप्शन बी। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था?
राष्ट्रीय डाल्फिन शोध केंद्र का जो उद्घाटन है यह किया गया है पटना में। ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में। ऑप्शन ए सही है। और इसका उद्घाटन जो है 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर लीवर डॉल्फिन बाई 2030 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? अमेरिका इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, बाकी भारत, नेपाल, पाकिस्तान, यह तीनों देश इसके हस्ताक्षर करते हैं। और टोटल देशों की संख्या कितनी है? 11 देश ने। विश्व की नदी डॉल्फिन के जो 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोडा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और इसे जो है रिवर डॉल्फिन बाय 2023 के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या है 11। और इसमें अगर पूछ ले कि कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें जो है बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया और इक्वेडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला, यह जो है 11 देश इसमें शामिल है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। दूसरा सही, पहला गलत है। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दूसरा सही, पहला गलत। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? इसे मंजूरी दी गई थी 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना 4 वर्ष के लिए इसे मंजूरी दी गई है। और 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और यह जो है 2023-24 से लेकर के 26-27 तक यह जारी रहेगा। ठीक है, 23-24 से 26-27 तक। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, और अगर पूछ ले कि वर्तमान समय में सबसे पहले कहाँ पे लागू था, तो गोवा में जो है वो लागू था। ठीक है, गोवा के बाद जो है उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्रारंभ प्रतिष्ठा किस तारीख को की गई थी? प्रारंभ प्रतिष्ठा का जो आयोजन है या जो प्रारंभ प्रतिष्ठा किया गया था 22 जनवरी 2024 को किया गया था। 22 जनवरी 2024 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। अयोध्या में स्थापित श्री रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? इसका निर्माण जो है अरुण योगीराज द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, रामलला की जो मूर्ति है इसका निर्माण अरुण योगीराज ने किया था। ठीक, और मैसूर के रहने वाले हैं अरुण योगीराज, जिन्होंने श्याम शिला पत्थर को तराश करके मूर्ति का निर्माण किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंडप अयोध्या राम मंदिर की मुख्य 5 मंडपों में शामिल नहीं है? ये देखिए, इसमें जो है लक्ष्मण मंडप नहीं है, बाकी सभा मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप ये सभी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो है लक्ष्मण मंडप नहीं है। अयोध्या जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जो किया गया है उसमें जो 5 मंडप बनाए गए हैं उसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये सभी मंडपों का निर्माण किया गया है। और नागर शैली में उसका निर्माण हुआ, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सीयूडी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह जो है दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर के नहावा सेवा जो नवी मुंबई है उसको जोड़ेगा। इसी के साथ भारत का सबसे लंबा समुद्र सेतु भी हो गया और यह विश्व का 12वां सबसे लंबा सेतु हो गया। ठीक है, भारत का सबसे लंबा और विश्व का 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम जारी किए। स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही है। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, दोनों विकल्प सही हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल जो 4477 शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें से 61 छावनी, 88 गंगा किनारे बसे जो शहर हैं उनको जो है इसमें शामिल किया गया था। और यह इसका 8वां संस्करण जो है विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता कार्यक्रम है, ये भी याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ किस शहर को समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में पहला स्थान दिया गया है? यह कौन सा शहर है? वो जो है आपका सूरत है। ठीक है, जिसे सूरत और जो इंदौर है ये समग्र रूप से दोनों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 1 लाख से अधिक आबादी के मामले में। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसमें जो है महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पर। 2023 में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश है आपका 9वें नंबर पे और बिहार है 15वें नंबर पे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो 2024 से लेकर के 25-26 तक इसकी अवधि है। और इस बीच जो है 1261 करोड़ रुपये इसमें खर्च किया जाएगा। ठीक है, 1261 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।
नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल कितने चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किया जाएगा? टोटल जो है 15,000 महिलाओं को ड्रोन प्रदान करने की बात की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, इनको जो है दिया जाएगा, और बाकी जो है अन्य जो इससे जुड़ी महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ड्रोन अगर खराब हो जाए तो इसे बनाना कैसे है, ठीक है, परिचालन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? भारत शक्ति 2024 तीनों भारतीय सेनाओं का फायरिंग और त्वरित कार्यवाही अभ्यास है। इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया था। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक, दोनों विकल्प सही हैं। विषाणु युद्ध अभ्यास 2024 नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत एक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति जागरूकता से संबंधित है। देखिए, पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। यह नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी तैयारी से संबंधित है। इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया था 27 से लेकर के 31 अगस्त 2024 के बीच में। फ्रीडम एज 2024 एक त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है जिससे संबंधित देश है जापान, अमेरिका, उत्तर कोरिया। इसका आयोजन उत्तर कोरिया के जेजू द्वीप में 27-29 जून 2024 के बीच किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर कोरिया में नहीं, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच में है, न कि उत्तर कोरिया, ठीक है। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और यह जो है दक्षिण कोरिया के जेजू में हुआ था, जो जेजू द्वीप है वहाँ पे। ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर से है, और यह जो है पशु तस्करी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में जो मुख्य रूप से गौ हत्या या गौ तस्करी जो है इसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई थी। सहयोग काइजिंग 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के साथ किस देश के तटरक्षक बलों के बीच आयोजित किया गया था? जापान, ठीक, भारत और जापान के बीच। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। एपी होता समिति संबंध ये होता समिति है। एपी होता समिति का संबंध किससे है? डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना से संबंधित है एपी होता समिति, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18वीं दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था झारखंड में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में, ठीक है, 29 अगस्त से 8 सितंबर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था, और इसका मुख्य विषय था मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, और इसका आयोजन नई दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। इसका आयोजन जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत किया गया था, न कि स्वास्थ्य मंत्रालय के, ठीक है, ठीक, ऑप्शन, और किया गया था ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था हरियाणा में किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन प्राग, चेक गणराज्य में किया गया था। इसका मुख्य विषय वी विल मेक इट टुगेदर था। सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक। 2 से 6 अक्टूबर 2023 के बीच में इसका आयोजन हुआ था, और इसका मुख्य विषय था टुगेदर ऑन द रोड अगेन। टुगेदर ऑन द रोड अगेन, प्राग 2023, टुगेदर ऑन द रोड अगेन, ऑप्शन है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 का मुख्य विषय क्या था? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, यह इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शांति की संस्कृति का विकास, यह इसकी थीम थी। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, और 2024 में इसका मुख्य विषय था बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक, दोनों विकल्प सही है। घोल मछली को हाल ही में राज्य मछली घोषित किया गया, किसके द्वारा? गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है। 21 नवंबर 2023 को इसे यह दर्जा दिया गया था, जब राष्ट्रीय जो विश्व मत्स्यिका दिवस के अवसर पर, ठीक है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिका दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसी दिन घोल मछली को गुजरात ने राज्य मछली का दर्जा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ से की गई थी? देखिए, इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई थी आपकी झारखंड से। 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है जो अति संवेदनशील 75 जनजाति जिले हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साव, मध्य प्रदेश मोहन यादव, राजस्थान भजनलाल शर्मा, तेलंगाना चंद्रबाबू नायडू।
देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना के चंद्रबाबू नायडू सीएम नहीं हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है ये आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश के। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शनी करने वाला शीर्ष राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरा युवा भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक मंच है? यह जो है फिजिटेक, मतलब इसमें फिजिकल और डिजिटल दोनों को मिला करके फिजिटिल नाम दिया गया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के कर्तव्य पथ से इसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरी माटी मेरा देश के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम है। इस अभियान की टैगलाइन मिट्टी को नमन वीरों को वंदन है और इस अभियान का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। पूछा है कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम था। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन नहीं बल्कि समापन कार्यक्रम था। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश की राज मछली चीतला है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, दोनों विकल्प। हाल ही में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की कहाँ की बात की गई? तेलंगाना में इसका स्थापना किया जाएगा और यह भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, और इसका स्थापना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत किया जाएगा। इसमें संशोधन के माध्यम से और 36 अधिनियम जो है 2023 में अधिनियम 36 द्वारा जो मुलुगु तेलंगाना में इसका स्थापना होगा। ठीक है, समक्का सरक्का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है? इसे जो है 106 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कहाँ संबंधित आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा? यह जो है जो लाभ मिलेगा लोकसभा और उसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और सी। ठीक है, जिसमें प्रावधान किया गया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षण करने की बात की गई है, आरक्षित करने की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में सही नहीं है? नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है। यह योजना अंशतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। पूछा है कौन सा विकल्प गलत है? वो जाएगा ऑप्शन सी, यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022 से 23 सम्मानित किया गया है? यह दिया गया है JPS राठौर को। JPS राठौर को, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित MS स्वामीनाथन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार और प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोनों विकल्प आपका MS स्वामीनाथन के बारे में सही है, दोनों विकल्प। हाल ही में गांधीनगर गुजरात में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया था? द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया था। कब किया था? 13 सितंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत के प्रथम सौर शहर का नाम क्या है? यह सांची है, जिसे भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है इसे भी सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान बंदरशेरी बागवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया था। यह आपके ब्रुनेई में है। बंदरशेरी बागवान के दौरे के साथ जो है इन्होंने ब्रुनेई दारुस्सलाम के अधिकारी की यात्रा की, जिसके बाद जो है इन्होंने उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। फरवरी 2024 के मध्य दुबई UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भविष्य की इस सरकारों को आकार देना। दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन UAE में किया गया था और यह 11वां इसका संस्करण था। इसका केंद्रीय विषय जो थीम था वैश्विक या विश्व की भविष्य की सरकारों को आकार देना, यह इसकी थीम थी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी UAE में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, और यह अगर पूछ ले कि यह जो BAPS मंदिर है किस देवता को समर्पित है,
तो यह जो है भगवान स्वामी नारायण को समर्पित यह मंदिर है। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 39वें स्थान पे है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 39वें नंबर पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर टोक्यो योकोहामा में स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े खदान के रूप में नामित ब्लैक थंडर माइन किस देश में है? यह अमेरिका में है ब्लैक थंडर माइन, और यह जो है कोयले का सबसे बड़ा खदान है। कोयले का सबसे बड़ा खदान है। ठीक है, दुनिया का कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यह सीरीज़ अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा। सारे जो घटना चक्र करंट अफेयर है उसको, सारे पूरे घटना चक्र को, एक साल के करंट अफेयर को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस सीरीज़ को कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ 2024 में जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हुए हैं, चाहे स्टेट में हुए, राज्य में हुए हों, या फिर से केंद्र के किसी भी एग्ज़ाम की बात क्यों ना की जाए, सभी को जो है प्रॉपर जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो जीएस के क्वेश्चंस हो या फिर करंट अफेयर के, उनको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर वो सीरीज आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।